तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चौहान विजन। आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप आपके सामने आज करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ये करंट अफेयर है और कहीं ना कहीं 3 सितंबर की है, चल रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की स्वीकृति से जुड़े प्रावधान क्या है। जैसे राजनीतिक में अनुच्छेद 200, देखो अनुच्छेद 200 क्या है। तो मोस्टली जो चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक रिव्यू कर रहे हैं कि लाइक कौन से कंटेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो ही पूछा जाता है जो कि मोस्टली जो करंट अफेयर में रहता है और उसके चांस ज़्यादा होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट रोल करता है प्ले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही सुर्खियों में रहता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता होगी, सभी लोगों की नज़रों में आ सके, क्योंकि हर व्यक्ति उस पर सोचने के मजबूर हो सके कि लाइक हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर में। तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक, बिल के फैसले करने का अधिकार वह 4 तरह के निर्णय ले सकता है। कौन ले सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल, सिंपल सा पॉइंट मैं बोलूँगा, राष्ट्रपति जिस तरीके से अपनी जो भूमिका निभाता है एज अ देश को लेके, सेम काइंड ऑफ भूमिका एक राज्य के अंदर राज्यपाल निभाता है। क्योंकि जो भी लॉ बनता है, पहले लॉ बनने से पहले किसी भी एक राज्य के अंदर, तो पहले वहाँ के जैसे हमारा पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा होता है, तो वैसा ही सेम काइंड ऑफ थिंग्स एक राज्य के अंदर। ठीक है, देश के अंदर तो लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जब साइन करता तब कोई लॉ बन के आता और हर किसी व्यक्ति को मानना पड़ता है। सेम काइंड ऑफ कंडीशन वी कैन सी दैट इन अ राज्य के अंदर। राज्य में भी ऐसा होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। अब जब दोनों पास कर देते हैं किसी लॉ को, तो वो राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर साइन मारता है। साइन मारने के बाद में राज्य के अंदर वो कानून बन जाता है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये कानून कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है, तो वो उसको प्रिजर्व करके रखता है फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फिर उसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद में, और उसे लगता है कहीं ना कहीं कि ये बात सेंट्रल का है, तो इसमें वो पेश करता है। किसको पेशता है? करता है राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति दोबारा से रिव्यू करने के बाद में, उस पर बातचीत करने के बाद में फिर उसको करता है कि इसको प्रोसीड किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, ऐसा होता है। तो स्वीकृति देना, बिल को मंजूरी देना उसके कानून बना देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल। और स्वीकृति बिल को मंजूरी न देकर खारिज कर देता है। पूर्व विचार के लिए भेजना, बिल को दोबारा विचार के लिए विधानसभा में भेजना, लेकिन मनी बिल को वापस नहीं भेजा जा सकता। मनी बिल, मैं आपको सिंपल बोलूँ क्या है मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा एम्बुलेंस की तरह है जो बिल को रफ्तार से निकाले जाती है। किसी भी चीज़ को मनी बिल बोल सकते हैं। मनी बिल का मतलब नहीं कि मनी से रिलेटेड हो, वो किसी भी चीज़ को मनी, और रिकमेंड करने वाले लोकसभा होता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, और मनी बिल को 14 दिन के लिए ही राज्यसभा रोक सकती है। 14 दिन के बाद अगले 15 दिन जो लगेगा वो उसमें पास माना जाएगा। ठीक है, और बस, और उसकी जो जरूरी नहीं है उस पर फैसले करके कि राज्यसभा बोले कि लाइक ये बदलाव चाहिए, तो जरूरी नहीं कि उनकी बातों को माना जाए। वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हाँ ऐसा है, इस चीज़ को हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन को मानना, मतलब हैव टू, वो नहीं होगा कि भाई नहीं ऐसा बदलो। ठीक है, तो अगर बिल केंद्र में कानून टकराता है, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि टकराता है, तो राष्ट्रीय महत्व का है कि उसे राष्ट्रपति के साथ भेजा जा सके। अनुच्छेद 201 क्या, अगर आप राज्यपाल ने बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे सकते हैं और अस्वीकृति कर सकते हैं। सिंपल से पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पास ही जैसे मंजूरी दो या फिर उसे रिजेक्ट कर दो, तो उन पर वो होता रहता है। उनके पास एक रिकमेंडेशन होती है कि लाइक उसे पास करना है, कि ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, राष्ट्रपति के पास में अगर पहली बार बिल आया कोई भी मनी बिल को छोड़ के, उसे रोक लेगा और दोबारा बोलेगा इस पर दोबारा से रिव्यू करो, मुझे कहीं ना कहीं इसमें गलती लगती है, ये भी ठीक नहीं है, हित में नहीं है, दोबारा भेज देगा। दोबारा लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राज्यसभा दोबारा आएगा राष्ट्रपति के पास में, तो उसे फिर वो उसे रोक सकता है। सेकंड बार रोक दिया, पहले फर्स्ट बार रोका, अब सेकंड बार रोक दिया। ठीक है, अब बोला कि नहीं नहीं, अभी और बदलाव की आवश्यकता है, अब इम्प्रूवमेंट तो आपने करा है जनाब, लेकिन नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और कीजिए, ये सहन योग्य नहीं है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, ये जब चीज़ें होती है तो वो देखी जाती है। ठीक है,
तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वैसे वैसी चीज़ें हैं। तीसरी बार आएगा तो फुल खतरनाक होके आता है कि वाह अब तुम बताओ, 2 बार आपको रोका जाए, अब रुक गए, तीसरी बार आपको बहुत तेजी प्रेशर लग रहा है भाई कि अब जाना है, इमरजेंसी आ गई है, तो बिल इमरजेंसी बन के आता है। फिर वो इमरजेंसी मतलब रियलिटी में इमरजेंसी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोकसभा राज्यसभा हो के पास होने के बाद अब जब राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति को उस पर साइन मारना ही पड़ता है, क्योंकि 2 बार रिव्यू होके आ चुका है। तीसरी बार रिव्यू भी होके आ चुके आने पर सीधा राष्ट्रपति को साइन मारना पड़ता है। ठीक है, अगर राज्यपाल के बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे सकता, अस्वीकृत कर सकता। अगर ये गैर मनी बिल है, राष्ट्रपति उसे पूर्ण विचार के लिए विधानसभा में वापस भेज सकता है। समय सीमा जब राष्ट्रपति को कोई बिल पूर्ण विचार के लिए वापस भेजते हैं तो विधानसभा को 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोबारा फैसला करना होता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति को क्या बोला, 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोबारा फैसला करना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना इसके बारे में। ठीक है, अगर फिर से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और वही अंतिम मंजूरी के लिए अस्वीकृति होगी। आर्टिकल अनुच्छेद 207 बोले आता है कोई भी मनी बिल, पैसे से जुड़ा बिल जैसे बजट, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। मतलब समझ में आ रहा है, विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये राज्यपाल की बात हो रही है, राष्ट्रपति की मत ले जाना अभी। ठीक है, तो विक्रम 3201 अर्थव्यवस्था विज्ञान के तकनीक में क्या है विक्रम 3201? ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसे भारत में बनाया गया है। इसरो के साराभाई स्पेस सेंटर्स में बनाया गया है, चंडीगढ़ में मिलकर बनाया गया है। ध्यान रखना साराभाई स्पेस सेंटर सेमीकंडक्टर लैब उड़ीसा के अंदर है और चंडीगढ़ ने मिलकर बनाया है। ठीक है, पिछला वर्जन क्या था विक्रम 1601? ये एक 16 बिट का प्रोसेसर था जो 2009 से इसरो कैंपस यानों में इस्तेमाल किया गया था। और नया प्रोसेसर है, प्रोफेसर निकल गया उससे, सॉरी। विक्रम 3201 उसी का है। अपग्रेडेड किया गया है, किसको अपग्रेड किया गया? 1601 को। अब क्या कर दिया 301, 16 दूनी 32, सिंपल 01 लगा दो, खत्म कहानी। अपग्रेड उन्नत संस्करण में है, खासियत क्या है वो देख लेते हैं जनाब जी। खासियत तो मैटर है भाई, बब्बा की जय बब्बा की। तो ये प्रोफेसर -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर +125 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकता है। अच्छी बात। इसे PSLV C360 स्पेस डेक्स के मिशन में इस्तेमाल करके टेस्ट किया गया और इसकी विश्वसनीय रिलायबिलिटी भी देखी गई है। इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मतलब कि खास तरह के निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। ADA प्रोग्रामिंग भाषा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। ये भारत को स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन गाइडलाइंस और कंट्रोल सिस्टम में आत्मनिर्भर सेल्फ बनाता है। सेमी कॉन इंडिया क्या है? थीम नेक्सट सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, यानी भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया की अगली बड़ी ताकत बनाना है। ठीक है भाई। दूसरा, भारत में चिप डिज़ाइन पैकेजिंग, देखो हमारा क्षेत्र अब इसमें चल रहा है। ठीक है, हमारा भारत तो चिप डिज़ाइनिंग पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन को बढ़ावा देना है। वैश्विक कंपनी को सहयोग से अनुसंधान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी डेवलपमेंट कौशल की विकास करना है। भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन मजबूत बनाना है। ठीक है, तो ये सब हमें करना है। सुप्रीम कोर्ट के महिला जजों में क्या जरूरत बोला? सोशल जस्टिस की भूमिका है। भारत का सुप्रीम कोर्ट केवल कानून की व्याख्या नहीं करता बल्कि ये समानता और समावेशन जैसे संवैधानिक मूल्यों को भी दर्शाता है। मौजूदा समस्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली महिलाओं को भागीदारी बहुत कम रही है। अगर 2025 में जज सुधांशु धूलिया, ठीक है, सुधांशु धूलिया की रिटायरमेंट और फिर जज विपुल पंचौली और आलोक आराधे की नियुक्ति में कोई महिला शामिल नहीं, तो चिंता की बात। फिर से ये दिखाता है कि लैंगिक असंतुलन है, जेंडर इम्बैलेंस अभी भी बना हुआ है। वर्तमान में इस सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हो सकते हैं, लेकिन एक महिला भी न्यायमूर्ति नागरत्ना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हो सकते हैं, लेकिन इस समय सिर्फ एक महिला है जज, जिसका नाम क्या है? BV नागरत्ना। ये दिखाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की लैंगिकता जेंडर में समानता की कमी देखी गई है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या? 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 से लेकर अब तक की 11 महिला जज बनी है। ये संख्या कुछ कितनी थी? 87 थी। नियुक्त केवल 8%, यानी बहुत कम है। महिला जजों की प्रगति बहुत धीरे चल रही है। 1989 में फातिमा बीवी महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, ये आ सकता है। 1981 में फातिमा बीवी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। ठीक है, लेकिन उसके बाद महिलाओं
की नियुक्ति बहुत ही धीमी गति से हुई। 2021 में थोड़ी प्रगति हुई और 21 में एक बार फिर महिला जजों की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी सुधार स्थायी रूप से नहीं बन पाया। जनसंख्या डेमोग्राफिक क्या, अभी तक की महिला जजों की नियुक्ति में SC/ST की समुदाय की कोई भी महिला नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब बात है। उनका रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और केवल फातिमा बीवी ही ऐसी महिला है जो जज थी जो अल्पसंख्यकों समुदायों के लिए थी। ठीक है, और वकीलों में सीधे प्रमोशन में भेदभाव, 50 में अब तक के 9 पुरुष वकीलों से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत धीरे, जबकि महिलाओं में से सिर्फ एक हिंदू मल्होत्रा को ये मौका मिला था। स्ट्रक्चर क्या है इसका देख लेते हैं। महिलाओं की नियुक्ति अक्सर देरी से होती है, क्यों भेदभाव है। उनका कार्यकाल छोटा रह जाता है, क्यों भेदभाव है। फिर सीनियरिटी वरिष्ठता पर नहीं पाई जाती, क्यों भेदभाव है। महिलाएं महत्वपूर्ण फैसलों में कम शामिल होती हैं, क्यों भेदभाव किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम में भागीदारी की कमी, जब तक कि कोई जज सीनियर नहीं बनता वह कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करने वाले सीमित का हिस्सा नहीं बनता। महिला जजों का छोटा सा कार्यकाल उन्हें कॉलेजियम में भी कमजोर बनाता है। कॉलेजियम प्रणाली की लैंगिकता उदासीनता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम को लंबे समय से पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना से झेलनी पड़ सकती है। नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है, लेकिन चयन के साफ मानदंड नहीं बताए गए। कभी कभी जाति, धर्म, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन समानता, जेंडर रिप्रेजेंटेटिव में कभी कभी प्राथमिकता नहीं दी जाती। बस सिंपल सी बात है कि जेंडर रिप्रेजेंटेटिव सही से नहीं है, क्योंकि कभी कभी जाति, धर्म और क्षेत्र को वर्चस्व माना जाता है कि मेरी जाति का है फलाना, ढिमकाना मेरी फलानी जाति का है, ओ इसे बाहर निकालो, ओ इसे अंदर डालो, चाचा भतीजा, मैं मेरे चाचा का ताऊ का मामा चोरा का लगा रही हूँ, यू कैसे निकल जाएगा, ये तो ही रहेगा। समझ रहे हो। तो सकल सेल में विकलांगता क्या है। जिस पर में स्वास्थ्य सामाजिक न्याय RPWD अधिनियम 2016 क्या है। ये कानून भारत में विकलांगता लोगों का अधिकार और सम्मान को सुरक्षित करता है। RPWD अधिनियम 2016 ये यूएन में डिसेबिलिटी राइट्स कन्वेंशन के मुताबिक बनाया गया। सिकल सेल रोग एसिडी कानून में मार्च 2024 में सरकार ने नए निर्देश जारी किए, इनमें सिविल सेल, बीटा थैलेसेमिया और कुछ नए रक्त हैं। विकारों को विकलांगता के रूप में मान्यता दी गई है। जमीनी स्तर पर समस्या है। रोजगार आरक्षण में अब भी पीड़ित लोगों को भेदभाव झेलना पड़ता है। रोजगार और संरक्षण में अभी भी रोगों से पीड़ित लोगों को भेदभाव झेलना पड़ता है। इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। देखो बहुत सिंपल होना चाहिए, इतनी कठिन नहीं करनी चाहिए। विषय पारदर्शिता, कॉलेजियम भरने अब भी ठीक नहीं है। महिला जज की जरूरत न्याय में विधिक दृष्टिकोण लेकिन सूत्र लाने के लिए माता देर से नियुक्ति, छोटी सेवा अवधि, कॉलेजियम, सिकल से अभी सिकल विकलांगता शामिल है। कुछ मुख्य बातें जो है, बेंचमार्क विकलांगता की सुविधाएं। अगर किसी व्यक्ति को 40% या उससे ज़्यादा विकलांगता है तो उसे बेंचमार्क विकलांगता मानी जाती है। ठीक है, 40% से अधिक। ऐसे लोगों को फ्री शिक्षा, सरकारी मदद और सरकारी नौकरी मार्गदर्शन जैसे फायदे मिलते हैं। समस्या क्या है, सिस्टम ज़्यादा शरीर को दिखने वाली कमी जैसे जैविक जांच पर आधारित है, जबकि कई बार असली समस्या अंदरूनी दिखाई न देने वाली होती है। SCD क्या, सिकल सेल डिसीज के मरीजों के लिए अभी भी ऐसी जांच प्रणाली है जो केवल रखने वाली समस्याओं को ही अहम बनाती है, जबकि SCD परेशानी कभी कभी दिखती है लेकिन बहुत ही तकलीफदेह हो सकती है। कानून और सच्चाई में फ़र्क क्या है। कानून और सच्चाई में फ़र्क क्या है कि कानून कहता है कि विकलांगता सिर्फ शरीर से परेशानी नहीं होती, बल्कि समाज सिस्टम्स की भी रुकावट का एक कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाती है। ठीक है, क्योंकि लेकिन सरकार की नौकरी में 4% आरक्षण SCD वाले लोगों को नहीं मिलता, जिससे दिखता है कि सरकार की इस बीमारी को उतनी अहमियत नहीं देती। ठीक है, अब RPW कानून के तहत ज़्यादातर लोग अधिकतर विकलांग प्रमाण पत्र जरूरी होता है और SCD के कम मरीजों को प्रमाण पत्र बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें सरकारी टेस्ट लैब में जांच करानी पड़ती है और डॉक्टरों को टीम मुलाकात करनी पड़ती है और जांच प्रणाली में खून चढ़ाना पड़ता है, तंत्र का असर पड़ता है, दर्द, तीव्रता जैसी चीज़ों पे ध्यान बढ़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें जाना है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा जटिल है तो वो लोग बनवाते नहीं हैं। ठीक है, और अब फिर देखा भी जो थोड़े से पाइज होते हैं, ठीक है लोग, तो भाई बस वाले बस नहीं रोकते, इतने कम वक्त होते हैं कि बस वाले बस नहीं रोकते। ठीक है, इसका क्या असर पड़ता है, क्या SCD से पीड़ित बच्चे बार बार अस्पताल में भर्ती होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते। और नौजवान लोग बार बार दर्द होने के कारण नौकरी के मौके खो देते हैं। सरकारी आरक्षण नहीं मिलने पर उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने और कमाने का मौका नहीं मिलता और सामाजिक सुरक्षा और योजना की कमी अनेक परेशानी खड़ी रहती है। आयकर छूट में परेशानी, पेंशन योजना क्या है।
सरकार की ओर से आयकर में छूट और पेंशन योजना तो उपलब्ध है, लेकिन एससीडी व्हीकल्स रीड कई कठिन स्कोरिंग सिस्टम का प्रमाण पत्र जारी जटिल प्रक्रिया के कारण इन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी सेहत की परेशानी, समाज में भेदभाव, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, उससे उनसे हालत और ख़राब हो जाती है। और क्या अब क्या क्या जानी चाहिए आगे की राय क्या? अगर सरकार वाकई में आरपीडब्ल्यू कानून के तहत बराबरी का हक देना चाहती है तो कुछ ज़रूरी सुधार करना जरूरी है। कैसे कैसे देखते हैं जनाब। ठीक है, एससीडी जो खून से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रमाण पत्र की लिए आसान होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। ऐसी बीमारियां जो हर समय दिखाई नहीं देती जैसे एससीडी, उन्हें उन्हें भी कहीं ना कहीं बीमारी रोग में लाने चाहिए। ठीक है, और विकलांग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। नज़रिया बदला जाए, सिर्फ स्कोर पर ध्यान देने के बजाय एक ऐसा सिस्टम हो जो बीमारी के लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक असर को भी समझे, उसे मान्यता दे। आपको पता, सिंपल सी बात, देखो ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है जो दिखती नहीं है, जो नहीं दिखता कि लगता व्यक्ति अगर सही खड़ा हुआ है, चल फिर रहा है, बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। ठीक तब होता है उसका जब वो फील अच्छा कर रहा है। मानसिक रोग होना, मानसिक रोग दिखता नहीं है, जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता तब दिखता है, वैसे ईमानदारी से बोलूँ तो। ठीक है, तो यही सिंपल है। तो जैसे मैं आपको बताया, जैसे ऐसे चीज़ें, तो गाँव दूर दूर दराज के हाशियों पर रहने वाले लोगों की मदद, उन समुदायों के लिए प्रमाण पत्र बनवाने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा नीडेबल है। सिस्टम मजबूत किया जाना चाहिए। भौगोलिक दूरी पर भी गरीबों के कारण पीछे हैं, तो ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ख़त्म हुआ है लेक्चर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, आपकी सारी समस्याएं देखी जाएगी जो भी है। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र प्रदीप। तो जॉन विजन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ठीक है जी, छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। तो राम राम। थैंक यू सो मच एवरीवन।